नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जी। राव इंद्रजीत जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। राव साहब, हरियाणा सरकार के अब तक के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि फ़र्क हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद ये है कि पहले जो भी मुख्यमंत्री रहा था, चाहे वो हिसार के रहे हों, भिवानी के रहे हों, रोहतक के रहे हों, वो केवल अपने ज़िले के अंदर और अपने उस क्षेत्र का ध्यान रखते थे जहाँ से वो चुन करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है हरियाणा के अंदर, पहली बार ही आई है, अपने आप मेजॉरिटी लेकर के आई है, पहली बार आई है, तो मैं समझता हूँ कि उन और हम में ये फ़र्क है कि हम हरियाणा को एक आँख से देखते हैं और सभी का साथ, सभी का विकास करने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूँ उस तौर के ऊपर हमारी नीति है। कई बार हम फेल भी हो जाते हैं, लेकिन नीति हमारी वही है। मोदी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? चुनाव के नज़दीक हैं, एमएसपी के दाम घटा दिए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो मैं समझता हूँ कि फार्मर्स के अंदर जहाँ खुशी है वहाँ थोड़ा शुबा भी है कि अभी तक जो एमएसपी प्राइसेस चाहे किसी भी कमोडिटी की रही हों, जब हार्वेस्टिंग सीज़न आता है उस टाइम के ऊपर उनको वो दाम नहीं मिल पाता है। अब हमारी बाजरे की अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी है, एमएसपी कर दी गई है। जहाँ खुशी लोगों की है वो साथ साथ ये भी पूछते हैं कि क्या हमारे को जो सरकार दाम देना चाह रही है एमएसपी के तौर पे, क्या वो हमारे को मिलेगा? और इस बात की चिंता भारत सरकार को भी है कि हम अनाउंस कर दें और उसका रिज़ल्ट उल्टा पड़े और उस तौर के ऊपर लोग उस पर अपना माल बेच नहीं पाएँ तो हमको हानि भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है जैसा कि आपने किया है। तो इसलिए हम सरकार के लेवल के ऊपर प्लानिंग मिनिस्ट्री, जिसका मैं मिनिस्टर हूँ, हम ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट पार्टीज़ को भी इस खरीद फरोख्त के अंदर शामिल कर लिया जाए, ताकि जो सीज़न होता है साल के अंदर 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, उस दौरान केवल गवर्नमेंट एजेंसीज खरीद फरोख्त ना करें एमएसपी के लिए, लेकिन प्राइवेट संस्थाओं को भी ये अधिकार दे दिया जाए। इस पर चर्चा चल रही है। किसान लेकिन अभी भी खुश नहीं है, कहीं देखा जाए तो। देखिए, वो मैं बताया ना आपको कि किसान को ये अभी शुबा है कि हमारे लिए आज के दिन इलेक्शनों के करीब ये एक तोहफ़ा पेश कर दिया है, लेकिन इसके पैर नहीं है, चल करके हम तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं समझता हूं कि ये हमारे सामने एक चैलेंज है और हमारा इलेक्शन अभी 7-8 महीने आगे है। एक तो ये खरीफ की फसल आने वाली है, तैयार होने वाली है ये, और फिर वो राबी की भी शायद फसल आई जाएगी। मार्च के बाद ही चुनाव होने की संभावना है। समय से पहले मेरे को नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव हो पाएंगे। तो इन दोनों के अंदर जैसा हमारा प्रदर्शन होगा, किसान का रुख हमारे प्रति उसी हिसाब से बनेगा। मोदी सरकार कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि किसान कहीं ना डीजल के दाम बढ़ने से परेशान है? देखिए, ये तो परेशान तो सारा देश ही है। बिल्कुल। केवल किसान की बात नहीं होती जी। जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी इन्फ्लेशन है, वो सभी को मार रही है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक नज़रिए से देखा जाए कि अगर आज के दिन हम पेट्रोल की कीमत घटा देते हैं, सरकार उसका हर्जाना भुगत लेती है अपने खाते से, तो आज के दिन फ़र्ज़न आज के दिन आपकी $70 फ़ीसदी पर बैरल अगर दाम है और हम कुछ आप बचा देते हैं, तो 25,000 करोड़ रुपए करीबन सरकार को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर ये 70 वाला अगर $100 पे दाम पहुंच गया, तो फिर ये सरकार अपने घर से पैसा भरेगी, तो सरकार का दिवालिया निकलेगा। लेकिन जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, उस पर लोग तो परेशान है। अल्टीमेटली कुछ तो राहत लोगों को चाहिए इस समय। ये जो छोटी मोटी राहत है ना, उसका टोकन रिलीफ जिसको बोलते हैं, उससे मैं नहीं समझता कि असर ऐसा खास होगा। आज के दिन मोदी सरकार का प्रयास ये है कि लॉन्ग टर्म लक्ष्य रखा जाए। हमारे देश के लिए लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा होगा, उसका ध्यान रखते हुए निर्णय लिए जाएं। स्टॉप गैप, नी जर्क रिएक्शंस लेने की हम कम से कम कोशिश करें। एक सवाल हर इंसान के जहन में है कि 2014 में जब मनमोहन सरकार गई, उस समय 115 प्रति बैरल कच्चा तेल था, लेकिन तेल की कीमतें 78 तक थीं, जो सरकार जानी भी पड़ी, उसी लिए सरकार चली भी गई। लेकिन आज 70 होने के बावजूद तेल की कीमतें रिकॉर्ड क्यों पार कर गई हैं? ये टैक्सेस हैं सारे जो कि लगाते हैं, प्रांतीय लगाते हैं, तो काफ़ी टैक्सेस लगाते हैं। स्टेट्स को भी फ़ायदा होता है और केंद्र को भी फ़ायदा होता है,
और इस किस्म का अगर फैसला लेना हो तो सभी पार्टियां इसके अंदर शामिल हों, तभी बात बनती है। एक कांग्रेस पार्टी की सरकार कर दे या ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार कर दे या एक प्रांत के अंदर बीजेपी की पार्टी की सरकार कर दे, उससे फ़ायदा होने का नहीं। कलेक्टिव निर्णय लिया जाए तभी बात बनेगी। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये बड़ा कठिन है। क्यों नहीं इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए? अगर जीएसटी के दायरे में लाएं तो चर्चाएं तो चल रही हैं इसके ऊपर। मैं तो कह नहीं सकता, ये सरकार का फैसला। मतलब ये माना जाए कि इलेक्शन से पहले। और ये सारी स्टेट्स, देखो जीएसटी का जो आज के दिन जो रूपरेखा है जी, वो सारी स्टेट्स रिप्रेजेंटेड हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर। केंद्र की भी हिस्सेदारी है और केंद्र की बात स्टेट्स वीटो कर सकती हैं और स्टेट्स की बात केंद्र भी वीटो कर सकता है। तो जब तक स्टेट्स के अंदर और सेंटर के अंदर सहमति नहीं बन जाए तब तक ही मैं समझता हूँ कि निर्णय नहीं लिया जा सकता। आप रेवाड़ी के रहने वाले हैं। रेवाड़ी में एक बेटी के साथ गैंगरेप होता है, लेकिन पुलिस का ये रवैया कि थाने पर थाने उसको चक्कर लगवाना, और आज वो बेटी ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है। क्या लगता है कि कहाँ अपराध क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? इस तरह की कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोग क्यों, मानसिकता कैसी है जो ये हट नहीं पा रहा है? ये तुम्हारा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और ये जो ज़िला जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, बड़ा शांतिपूर्वक ज़िला हुआ करता था। यहाँ पे गोली चलाना, मारपीट करना, इस तरह की वारदात बहुत ही कम होती थी। गैंगरेप की तो बात बहुत ही कम थी, लेकिन ये हुआ है और हम शर्मसार हैं इस वजह से, क्योंकि वहीं के लोगों ने किया है, कोई बाहर से आकर के तो किया नहीं है। और पुलिस का जो रवैया है, अगर हम ये महसूस करेंगे कि उन्होंने कोताही बरती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश हरियाणा सरकार को कहेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था का देख रेखना ये हरियाणा या प्रांतीय सरकार के हाथ ही होता है। 2 लाख रुपए का चेक दिया गया, लेकिन माता ने लौटा दिया। वो कह रहे हैं कि हमें आरोपी चाहिए, हमें चेक नहीं चाहिए। वो भी मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि 2 लाख रुपए का जो उनको दिया गया है, सरकार की तरफ से शायद ना लें, लेकिन अगर एनजीओज़ वगैरह देते हैं उनकी राहत के वास्ते तो वो एक्सेप्ट भी कर लेंगी। और मैं समझता हूँ नया वाक़या है, अभी सरकार से संतुष्टि हुई नहीं है, क्योंकि मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं। 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, मालूम नहीं है पूरे तौर के ऊपर। लेकिन एक बार मुलजिम पकड़े जाएंगे तो सरकार भी पैसा मेरे ख्याल से वो ले लेंगे। विधानसभा में जो अभी पीछे हुआ, करण दलाल और नेता प्रतिपक्ष के बीच में जूतावार हो गया, इस तरह से आपको नहीं लगता कि विधानसभा की गरिमा खंडित होती है? ये तो कई साल पहले से ख़त्म हो गई थी। मैं विधानसभा के अंदर 4 टर्म रहा हूँ, 20 साल रहा हूँ। और पहली बार मैं चुना गया था सन 77 के अंदर। जिस टाइम में चुना गया था और जो मैं छोड़ा था 2004 के अंदर, उसी 20 साल के दौरान, 25 साल के दौरान मुझे बड़ा फ़र्क नज़र आया। और अब ये जो 2004 से और 2018 में आज के दिन हम बैठे हुए हैं, और हाल ही पिछले महीने की बात है या इसी महीने की बात है, जिस तरह का ये वातावरण जूते ही निकालने का नहीं, लेकिन बाहर से गुंडे बुलाने की भी बात हुई कि तुम बाहर आओ, जैसे गोली मार देने की बात हुई तुम्हारे को। तो इस तरह की बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हरियाणा को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। उनके हरियाणा के नेताओं को तो कम से कम इस पर मंथन करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आपकी दूरियों के क्या कारण है राव साहब? देखिए, भले आदमी है, मेरी उस तौर के ऊपर कोई पर्सनल रंजिश नहीं है उनसे जी, लेकिन मेरा ये महसूस करता हूँ कि पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। हालांकि कभी पहले वो पब्लिक आई के अंदर नहीं थे। उनके वजह से ही शायद हरियाणा के अंदर सरकार भी नहीं बनी। अगर बनी है तो नरेंद्र भाई मोदी के वजह से बनी है हरियाणा के अंदर सरकार। और उनको इसलिए बनाया था कि ये नॉन पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल तौर के ऊपर अभी तक रहे हैं और सभी को साथ लेकर के ही चल पाएंगे। मुझे ये महसूस होता है, शायद मैं गलत हूँ, कि ये सभी को साथ लेकर के चलने में अक्षम रहे नहीं पा। जो विपक्ष आरोप लगाता है कि 36 बिरादरी जो खंडित हुई है, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है? अब सारी बिरादरी तो एक तरफ एक ज़माने के अंदर हो ही गई थी। जब वो जात आरक्षण का मसला जी उठा था, उससे पहले वो हमारे बाबा जी का भी उठा था, पर उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ था। जो 35 बिरादरी, जैसे 36 बिरादरी बोलते हैं ना हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा के अंदर, कहते हैं कि कुल 36 बिरादरी हैं, तो एक बिरादरी को छोड़कर 35 बिरादरी एक पाले में खड़ी हो गई थी। वो जाट आरक्षण के दौरान ही हुई थी। और उसके अंदर लोगों का कहना ये भी है कि जो लोग पीड़ित थे उनको तो शायद राहत नहीं मिल पाई, और जो लोग दंगा करने वाले थे उनको राहत मिल गई, उनको नौकरियां भी मिल गई हैं। एक उदाहरण तो मेरे खुद के सामने, जिसको मैं कई बार सामने ला चुका हूँ। एक हमारा फौजी था, झज्जर के अंदर बड़ा आतंक हुआ था। तो एक फौजी था,
वो एक बैंक के अंदर इंचार्ज था गार्ड के तौर के ऊपर, और वहाँ पे बैंक को लूटने का प्रयास किया गया उस टाइम के बदमाशों ने। तो उसने कहा कि मैं बैंक का ताला नहीं खोल सकता, तो उसका बोला कि हम तुम्हारे को मार देंगे अगर तुम नहीं खोलोगे तो उसने कहा कि मेरे पास इतनी गोलियां हैं, एक 12 बोर है, जब तक मेरे पास गोलियां हैं तब तक तो मैं बैंक को लुटने नहीं दूंगा। खैर उन्होंने प्रयास किया, 2-4 गोली उसने चलाई, 2-4 आदमी उसने मारे भी। 138 करोड़ रुपया उस टाइम के अंदर बैंक के अंदर मौजूदा था। ये व्यक्ति एक्स सर्विसमैन जिसने 30 साल 32 साल फौज में किया, फिर यहाँ पे इसने देश सेवा के लिए बैंक का पैसा बचाया। उस फूस होता है, छप्पर जिससे बनते हैं, कच्चे छप्पर बनते हैं सरकंडे काट करके, वो उसके इर्द गिर्द लगा करके उसमें आग लगा दी। अकेला बैंक के अंदर रात को वो था और उसके फेफड़े नेचुरली ख़राब हो गए, वो सांस नहीं आ पाया। और उसका मोबाइल चल रहा था, थोड़ी बहुत बैटरी थी उसके अंदर। तो उसने अपने गांव वालों को फ़ोन किया कि भाई मेरे को तो यहाँ पे आग लगा दी और मैं तो मर जाऊँगा और ये बैंक लूट जाएगा। तो गाँव वाले आकर के उसको बचा करके ले करके चले गए। उस आदमी को मैंने कहा, हरियाणा सरकार को कहा कि भाई इसको कुछ सम्मानित कर दो। बैंक वालों को मैंने चिट्ठी लिखी, फाइनेंस मिनिस्टर को जो हमारे फाइनेंस, उनको भी चिट्ठी लिखी कि भाई इसने 138 करोड़ रुपया बैंक का बचाया है, इसके बच्चे को नौकरी लगा दो, क्योंकि ये तो अब काम करने लायक है नहीं, इसके तो फेफड़े फूक लिए। लेकिन ये मेरे को अभी भी मलाल है कि ना हरियाणा सरकार ने कुछ उसको दिया और ना भारत सरकार ने इसको कुछ दिया। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कितने ही केस वापस ले लिए गए, लोगों को छोड़ दिया गया, और एक जो जाबाज जिसने संपत्ति बचाई हरियाणा की, उसको सम्मानित नहीं कर पा रही है सरकार? हाँ, तो ये सरकार की तरफ से अगर आपने पूछा था ना क्या कारण है जी कि मेरी कई बार मनोहर लाल जी से दूरियां रहती हैं, तो ये उनमें से एक कारण है जिसका मैंने उदाहरण दिया। और दूसरा मैंने कहा कि सभी को साथ लेने की जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके जुम्मे करी थी, वो शायद मेरे को लगता है कि शायद उसमें पूरी तरह से उतर नहीं पा रहे हैं। फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम साहब ने कर दिया, आप खड़े रहे लेकिन वहाँ पे पहुँचे नहीं। नहीं, ये भी विवाद रहा है। नहीं, उस दिन ऐसा था कि हमारे 4 साल मोदी सरकार के केंद्र के अंदर सत्तासीन हो गए थे और पार्टी की तरफ से आदेश थे कि भाई वो दिन 4 साल वाला पार्टी की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने के लिए और जलसे करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और लोगों को बताया जाए। उस दिन भारत सरकार का गडकरी साहब के महकमे का, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की तरफ से उद्घाटन था गुड़गांव के अंदर फ्लाईओवर्स का, और वो पहला कार्यक्रम था सूची के अंदर। मैं समय के अनुसार पहुंच गया वहाँ पे और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। जब उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो वो सुनिश्चित कार्यक्रम के अंदर नहीं आकर के किसी और प्रोग्राम में चले गए जो सुनिश्चित नहीं था। तो ये खट्टर साहब ने जानबूझ के किया या उनके अधिकारियों ने मिसगाइड किया? ये मुझे मालूम नहीं कि जानबूझ के किया नहीं, अधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा रहा और जो अगला दूसरा सुनिश्चित प्रोग्राम था उसके अंदर मैं पहुँच गया। इतने में वो वहाँ से भी आ गए। वहाँ पे कुछ मैंने उनको कह दिया कि जी आप इस तरह से अगर करते हो तो शायद मुझे नहीं महसूस होता कि आप लोकसभा के आदमियों की कुछ मदद करना चाहते हैं या कर सकेंगे। जी, काफ़ी कुछ कह दिया उस दौरान आपने। जो गुस्से में लोग सीएम साहब नाराज भी हो गए। हाँ। सीएम साहब नाराज भी हो गए जी कि ये सार्वजनिक मंच नहीं था बात करने के लिए, पारिवारिक मंच। तो मेरी बेइज्जती पब्लिक में हो और मैं कमरे के भीतर जा कर के मैं उनसे चर्चा करूं, तो ये तो कोई वाजिब बात नहीं हुई है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपका बयान आता है कि आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए लोगों ने वोट किया था लेकिन आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो क्या मान के चलें कि 2019 में राव साहब मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा प्रदेश के? चर्चा तो थी ही। जो जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, दक्षिणी हरियाणा बोला जाता है, पलवल से लेकर के भिवानी तक का, इसमें कोई 3 लोकसभा सीट्स हैं और 27-30 मतलब विधानसभा सीट्स हैं। हमारे इस क्षेत्र से दुर्भाग्य से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया है। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़ करके ज्वाइन की थी, पहले मैंने इंसाफ मंच बनाया था, उसका मेरे को काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। इंसाफ मंच अभी भी चल रहा है? इंसाफ मंच तो है ही, अभी भी है। वो तो बेटी अध्यक्ष हैं आप? हाँ, बेटी को अध्यक्ष बनाया? मेरी बेटी अध्यक्ष है उसकी। तो उनके लिए भी राजनीतिक कहीं ना कहीं मैदान ढूंढ रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं ढूंढ रहे। मेरी बेटी तो जो मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है उसके अंदर, वो तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के अंदर हरियाणा की में आ चुकी है जी।
मैं बड़ली कार्यकारिणी के अंदर हूँ, देशवाली के अंदर। तो लोगों ने ये सोचा कि भाई इंद्रजीत सिंह जब आया है शायद इसको चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी बना दें, क्योंकि अब से पहले भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20 साल 25 साल का अगर इतिहास देखें, 2 4 5 एमएलए हुआ करते थे, उससे फालतू एमएलए इनके नहीं बन पाया करते थे। तो जब ये सारा एरिया संगठित हो गया, जहाँ से हमने कांग्रेस पार्टी को एकदम से हरी झंडी क्या लाल झंडी दिखा दी, साफ़ कर दिया, तो लोगों के मन में तो थी ही कि जिस वजह से हमने कांग्रेस पार्टी को साफ़ किया है और जिसके रहनुमाई में हमने साफ़ किया है, भारतीय जनता पार्टी शायद उसको चीफ मिनिस्टर बना दे। तो लोगों का मन था, ये चर्चा थी। और क्योंकि दक्षिणी हरियाणा संगठित हो गया था, ये न्यूक्लियस बन करके रह गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसको देखते हुए जो हमारी जीटी रोड है, जहाँ पर हमको काफ़ी खासी उपलब्धि मिली है इलेक्शंस के अंदर, वो भी सारे उनका भी मन बन गया कि भाई जब वो ऑलरेडी 20-25 सीटें एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं, तो हम अपनी वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी को देंगे तो शायद ज़ाया नहीं होगी। और इसी नाते दोनों मिल करके 47 एमएलए की सीट जीत गए और हमारी पार्टी की सरकार हमारी बन गई। ये तो एक नज़रिया था। दूसरा ये था कि नरेंद्र भाई मोदी की जो साख थी वो उस टाइम के बाद आप भी जानते हो बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल। 2019 में क्या विधानसभा लड़ेंगे या लोकसभा? ये मन तो अभी कोई हमने बनाया नहीं है, क्या लड़ेंगे वो देखते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे आप? मुख्यमंत्री तो पार्टियां बनाती हैं। अब तो असल में दिक्कत तो ये है कि पार्टियां क्या किसको बनाती हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर नहीं सकते और हमको मालूम ही नहीं क्या फैसला आखिर में लेंगी जा करके। तो लोग अगर जैसे चाहते हैं कि राव साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगर फिर नहीं होता, खट्टर साहब को डिक्लेयर फिर एक बार नॉमिनेट किया जाता है, तो क्या भाजपा रहेंगे या भाजपा छोड़ेंगे? ये भविष्य की किसी ब्राह्मण से आप भविष्यवाणी करवाइए। नहीं, आपके फैसले हैं, इसमें ब्राह्मण क्या करेंगे, ये तो फैसला आपका है। नहीं, यही लोग ज़्यादा बताते हैं कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये हम इस वक्त तो कोई कुछ इसके बारे में आपको जवाब दे नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहने की नीयत है। आगे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है। क्या माना जाए कि एमपीज जो हैं वो खट्टर साहब से कहीं ना कहीं नाराज़ हो रहे हैं? एमपी तो तकरीबन आज के दिन ये महसूस कर रहे हैं कि हम 7 में से 3 तो नाराज़ हैं। जीत करके तो आ गए जी, लेकिन जहाँ तक हमारे रोज़ाना के काम हैं, हमारे लोगों के रोज़मर्रा के काम हैं, वो नहीं हो पा रहे और हमारे को हरियाणा सरकार ने दरकिनार कर दिया है। दरकिनार कर दिया, आप सीधा सीधा ये कहते हैं। क्या राजकुमार सैनी को भी दरकिनार कर दिया, उन्होंने अलग पार्टी बना ली? उनकी महत्वाकांक्षाएँ भी थी, महत्व की, जैसे एमपी का तो मैंने कहा ही कि वो दरकिनार तो महसूस करते ही हैं, तो इसलिए कोई एमपी की सीट पे दोबारा से जल्दी से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कहते हैं कि एमएलए की ज़्यादा चलती है, एमपी की कोई चलती ही नहीं है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम लोगों का अगर काम कराना चाहते हैं तो एमएलए के मार्फत हम करवाएं। इसीलिए धर्मवीर सिंह भी कहते हैं कि हम भी भाई अब विधानसभा ही लड़ेंगे, लोकसभा नहीं इसलिए धर्मवीर जी भी कहते हैं। आपने एक पत्र लिखा है कर्मचारियों की को कच्चा जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए हुड्डा सरकार की तर्ज पर। क्या आपको लगता है कि कर्मचारी आज सड़कों पर हैं, कहीं ना कहीं सरकार कर्मचारी वर्ग को नाराज़ कर रही है? मैं उस नज़रिए से नहीं किसी को नाराज़ करना या ना करना, वो राजनीतिक दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण ये है कि जब आपको टीचर्स का अभाव था, जब आपको मिल नहीं रहे थे, मेवात जैसे क्षेत्र के अंदर, बैकवर्ड एरिया के अंदर आपके पास टीचर्स नहीं थे, वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस टाइम लोगों को आपने रिक्रूट किया। और रिक्रूट करने के बाद जिन्होंने रिक्रूट होने के बाद टीचिंग करते करते अपनी 35 साल या 40 साल की उम्र क्रॉस कर दी, और जगह तो उनको नौकरी मिलने की भी नहीं है। तो जिन्होंने तुम्हारे आड़े वक्त के ऊपर काम दिया, आपने उनसे काम लिया, उनको अगर सरकार रेगुलराइज कर दे तो मैं समझता हूँ अच्छी बात होती। नूह के तावड़ू को आपने गुरुग्राम में मिलाने के लिए दावा किया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आपको लगता है कि लोग दोबारा वोट करेंगे? वो देखिए, वायदा तो मेरा क्या था, उस टाइम के प्रधान थे रामविलास शर्मा, और मैं भी उस के अंदर गया था, और हमने कहा था कि तावड़ू एक कस्बा है जहाँ पे कुछ मेवातियों की तरफ से आतंक हुआ था, कई लोगों की दुकानें जल गई थी, फायरिंग हुई थी। तो जो हम फ़ौज भेजना चाहते थे या सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजना चाहते थे, वो हम नहीं भेज पा रहे थे, क्योंकि जो नूह से तावड़ू को रास्ता जाता है वो पहाड़ी घाटी से उतर करके जाता है। तो वहाँ पर मैं तो समझता हूँ जानबूझ करके ये ठेले होते हैं ना,
बड़े वाले, वो ऐसे खड़े कर दिए कि क्रॉस ही नहीं कर पाए। तो सीआरपीएफ या पुलिस पर्सनल वहाँ पहुँच नहीं सके। वो 3, 4, 5 घंटे वहाँ बड़ा आतंक रहा, बड़े भयभीत हो गए लोग। और जब हम वहाँ मिलने गए लोगों को उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे को मेवात से निकाल करके कहीं और शामिल कर दो, गुड़गांव के साथ शामिल कर दो। तो हमने 2 चीज़ उस टाइम वायदे करिए थे कि एक तो कि हम पैरामिलिट्री की फ़ोर्स का एक कैंप यहाँ पर स्थापित करेंगे, और राजनाथ सिंह जी से उस टाइम बात हुई थी, तो वो तकरीबन तय हो गया है। वहाँ पे एक मेवात के अंदर एक कैंप भारत सरकार की तरफ से सीआरपीएफ का या पैरामिलिट्री फोर्सेस का लगाना मंजूर हो गया है। सिर्फ फाइनलाइज करना है जगह कौन सी जगह के ऊपर हो रहा है। दूसरा हमने ये कहा था कि तावड़ू को हम शामिल करवाएंगे गुड़गांव के साथ। तो उसके ऊपर तो अभी कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन एक बात की चर्चा ज़रूर आई है पार्टी सर्कल्स में, जैसे कि हम तो जैसे मैंने बताया ना, हरियाणा की इन चर्चाओं के अंदर एमपी होने के नाते कम ही हिस्सेदारी हमारे को दी जाती है। लेकिन जो चर्चाएं हुई हैं, जो संघ के लोग हैं उनके साथ जो बातें हुई हैं, वो तकरीबन सहमत भी हैं कि हम एक नया ज़िला बना दें। नया जिला बनाने की बात चल रही है। नया ज़िला के अंदर जैसे सोना हो जाएगा, तावड़ू हो जाएगा, कुछ मेवात का एरिया हो जाएगा, कुछ गुड़गांव का एरिया हो जाएगा। गुड़गांव बहुत बड़ा एरिया बन गया है। बादशाहपुर गुड़गांव दोनों मिला करके जो विधानसभा की सीटें हैं, उनमें 6.5-7 लाख वोट हो गए हैं। तो लोग बहुत आकर के बस गए हैं। तो ज़िले हरियाणा तरक्की यूँ किए थे कि ज़िले हमारे छोटे छोटे थे, और ये बंसीलाल के टाइम से बात चल रही है। छोटे ज़िले होने थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली वहाँ पर आप काम अच्छी तौर पे कर सकते, बड़े होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो उसको छोटा बना करके गुड़गांव को थोड़ा सा कुछ एरिया में बात कर ले करके, और इन 2 कस्बों को शामिल करके एक नई ज़िले बनाने की योजना है। बनेगी नहीं बनेगी, ऐलान करेगा नहीं करेगा, वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। पंजाब केसरी से बात करने के लिए धन्यवाद राव साहब।